अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। राबिया हसन के साथ बायो चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। आज हम स्टार्ट करेंगे इसका टॉपिक स्टडी ऑफ मलेरिया। आज मैं आपके सामने इस टॉपिक को एज अ स्टोरी बयान करूँगी ताकि आप लोगों के जहनों में महफूज रहे और आपको पढ़ने में आसानी हो। बेसिकली ये जो टॉपिक है हमारे पास, इसमें हमने पढ़ना है जो हमने पीछे प्रीवियस टॉपिक पढ़ा है ना, कि किस तरह से बायोलॉजिकल मेथड को डिस्कस हमने किया और उसमें पढ़ा कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है, उसको सॉल्व करने का मेथड क्या है। बेसिकली ये उस तमाम चीज़ जो हमने पीछे पढ़ी है ना, ये उसकी एग्जांपल है। ठीक है, इसमें हम एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जिसको मलेरिया का नाम दिया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसको सॉल्व किस तरह से किया है ये डिस्कस करेंगे। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं कि मलेरिया हमारे पास क्या है। बेसिकली मलेरिया जो है ना, एक बहुत ही आम सी बीमारी थी बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था। ठीक है, इसकी हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे इस डिज़ीज़ की, कि किस तरह से ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बनी और किस तरह से इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को बायोलॉजिस्ट ने सॉल्व किया। ठीक है, इसमें हम इसके काजेज़ पढ़ेंगे और इसकी ट्रांसमिशन पढ़ेंगे कि ये किस वजह से हुई और किस तरह से ये ट्रांसमिट होती रही। ठीक है, तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। एंशियंट टाइम्स में ना, तकरीबन 2000 साल पहले जो फिजिशियंस थे हमारे, उनको मलेरिया का सामना हुआ। वो समझते थे, उन्होंने वजाहत की कि सिर्फ ये चिल्स और फीवर है। ठीक है, ये जो डिज़ीज़ है ना, ये सिर्फ बुखार की हद तक है और ये उन लोगों में ज़्यादा पाई जाती है जो कि मार्शी एरियाज़ में रहते हैं, दलदली इलाकों में रहते हैं। ठीक है, उनका ये भी कहना था कि जो दलदली इलाकों का पानी होता है ना, वो हवा को क्या कर रहा है, जहरीला कर रहा है। ठीक है, और जब लोग उस जहरीली हवा में सांस लेते हैं ना, तो उनको मलेरिया हो जाता है। क्या मैंने कहा, उनका सोचना ये था कि ये जो लोग होते हैं ना, ये स्टेगनेंट वाटर, ठीक है, दलदली इलाकों का जो पानी होता है वो हवा को जहरीला कर रहा है, और जब लोग उस हवा में सांस लेते हैं तो क्या होता है, उनको मलेरिया हो जाता है। ओके जी, तो इसी वजह से क्या किया जी, इस बीमारी को नाम दे दिया उन्होंने मलेरिया का। मलेरिया बेसिकली इटालियन वर्ड है, दो लफ्ज़ों से मिलके बना है, मेला और एरिया। मेला का मतलब होता है बैड और एरिया का मतलब होता है हवा। ठीक है, मतलब कि गंदी हवा किस तरह से। इसी चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए ना बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस किए। जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, ड्रैंक उन्होंने किया ये जो दलदली पानी है उसको, मार्शी एरियाज़ के पानी को, ताकि वो ये जांच सकें, ये देख सकें कि बेसिकली क्या ये उन्हीं इलाकों में होने वाली बीमारी है या कहीं और भी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम जी। 17th सेंचुरी में क्या हुआ कि जब न्यू वर्ल्ड अमेरिका बना, न्यू वर्ल्ड अमेरिका डिस्कवर हुआ, तो बहुत ज़्यादा जो प्लांट्स थे ना, अमेरिका से यूरोप में भेजे जा रहे थे वापस, किस लिए, एज अ मेडिसिन यूज़ के लिए। ठीक है, 17th सेंचुरी में जब न्यू वर्ल्ड अमेरिका बना, डिस्कवर हुआ, तो बहुत ज़्यादा प्लांट्स जो कि अमेरिका से यूरोप में वापस भेजे जा रहे थे सिर्फ अद्वियात के इस्तेमाल के लिए। तो उनमें एक दरख्त की छाल, जिसको क्यूना कहा जाता था, ये बहुत ज़्यादा सूटेबल था बुखार को क्योर करने के लिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल था। लेकिन आपको पता है कि जब एक हमारे माशरे में ये चीज़ देखी जाती है कि जब एक चीज़ हो जाती है ना, बेनिफिशियल हो जाती है, तो लोग उसमें अटकाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब वो क्या करते हैं कि उस चीज़ को परे करके उसकी कॉपी को लाना स्टार्ट कर देते हैं। यही काम यहाँ पे लोगों ने किया कि जो अमेरिका से यूरोप में प्लांट्स भेजे जा रहे थे ना, और उनको भेजने के लिए जो ताजिर हमारे पास थे, ठीक है, क्योंकि ये जो क्यूना क्यूना हमारे पास बार्क थी ना, ये बहुत ज़्यादा सुटेबल थी क्योरिंग फीवर्स के लिए। तो उन मार्चेंट्स ने क्या किया, इसको ज़्यादा बेनिफिशियल देखा कि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इस फीवर के लिए, तो उन्होंने क्या किया जी, इस छाल को बदल दिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, दरमियान में आके तो जी उन्होंने देखा कि ये जो हमारे पास बार्क है ना, क्विना क्विना, ये बहुत ज़्यादा अच्छी साबित हो रही है इस बीमारी को क्योर करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया जी, उनका ईमान बदला। उन्होंने क्या किया, उनका सोचना ये था कि अगर क्विना क्विना को हम शॉर्ट कर देंगे, ठीक है, मार्केट में शॉर्ट कर देंगे, तो इसकी हम ज़्यादा प्राइस लगा के ना हम आगे सेल करेंगे। तो ये सिर्फ बेईमानी जो थी ना उनके दिमाग में बैठी, और उन्होंने क्या किया कि उस क्यूना क्यूना की जगह उस सिंकोना, एक और दरख्त की छाल थी, उसको
भेजना शुरू कर दिया। लेकिन अब देखें अल्लाह का निज़ाम बड़ा प्यारा है। अल्लाह ने क्या किया कि जो सिंकोना थी ना वो क्विना से ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई। ठीक है, क्योंकि सिंकोना जो बार्क थी ना इसके अंदर तमाम वो चीज़ें थी जो कि मलेरिया को ट्रीट करने के लिए बेस्ट थी। ठीक है, इसकी रीज़न ये थी कि जो सिंकोना बार्क थी ना उसके अंदर एक केमिकल शामिल था जिसको क्यूनीन कहा जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित हुआ मलेरिया को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, तो ये भी एक छोटी सी स्टोरी थी कि किस तरह से यूरोप बना। यूरोप से अमेरिका से यूरोप जो है प्लांट्स को भेजा गया, उसमें से एक प्लांट की बार्क का निकलना जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी साबित होना, मर्चेंट्स ने क्या किया उसको बदल देना और दूसरी बार्क भेजना। ठीक है, सिंकोना जो था उसके अंदर तमाम वो चीज़ें थी जो कि मलेरिया को ट्रीट करने के लिए बेस्ट थी, तो ये ज़्यादा अच्छा साबित हुआ। उसके बाद कहते हैं जी जैसे जैसे टाइम गुजरता गया ना फिजिशियंस जो थे वो ट्रीट हो करते गए मलेरिया को सिंकोना से। ओके जी, तो जिस तरह से टाइम गुजरता गया ना फिजिशियंस ने क्या किया जी सिंकोना से मलेरिया का इलाज करना शुरू कर दिया बगैर इसके कि वो इसकी वजह जाने कि ये हो किस वजह से रही है। इसको अंडरस्टैंड नहीं किया। ठीक है, कि इसकी वजह क्या बन रही है। उन्होंने क्या किया जी मलेरिया को ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया सिंकोना से। 200 ईयर्स लेटर क्या हुआ जी। ठीक है, तो 200 साल बाद ये देखा गया कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो बिल्कुल छोटे छोटे जानदारों की वजह से पैदा हो रही हैं। ठीक है, इसकी डिस्कवरी के बाद ये देखा गया कि कुछ बीमारियां बिल्कुल छोटे छोटे जानदारों की वजह से हो रही हैं। ठीक है, उनको जी इनका ख्याल था कि ये मलेरिया है। ठीक है, जो कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो रही है। अब 1878 में ना एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन जिसका नाम लेविरान था उसने सर्च किया कि बेसिकली इस मलेरिया की वजह क्या है। उसने क्या किया जी उसने एक मलेरियल पेशेंट का ब्लड लिया और उसको अंडर एग्जामिन रखा। ठीक है, उसने क्या किया लेविरान एक साइंसदान था जिसने 1878 में मलेरियल पेशेंट का ब्लड लिया और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के उसने देखा, तो उसने देखा कि एक कि ना छोटी छोटी सी क्रिएचर है, मतलब कि कोई छोटी सी मखलूक है उस ब्लड के अंदर। तो उसने ये चीज़ लोगों को दिखाई, उसने लोगों को कहा कि जी कुछ जानदार हैं, कोई छोटी सी मखलूक है मलेरियल पेशेंट के ब्लड के अंदर जिसकी वजह से मलेरिया हो रहा है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि जी जब साइंटिस्ट कोई भी काम करता है ना तो वो जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि कोई काम कर लिया और उसको कह दिया तो आगे मान लिया गया। साइंसदानों में ऐसा नहीं होता। ये जो साइंटिफिक लाइफ होती है ना इसमें क्या होता है जी आप दूसरे साइंसदानों के सामने अपनी वो चीज़ रखते हैं कि मैंने इसको ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट्स किए। जी, तो साइंसदान जो एक्सपेरिमेंट करता था ना उसको एक जैसे हम कहते हैं कि पंचायत लगाई जाती थी पिछले गांव में, तो इस तरह जो वहाँ के साइंसदान होते थे ना उनको इकट्ठा करके। ठीक है, तो जिस तरह से पंचायत लगाते थे ना फैसला करने के लिए, इस तरह वहाँ के साइंसदानों को इकट्ठा करके बिठाया जाता था। उनके सामने अपने जो ऑब्जर्वेशन थी उसको एक्सप्लेन करना पड़ता था और फिर वो साइंसदान क्या करते थे, क्योंकि आपको पता है इस काम में ना अपोजिशन बहुत ज़्यादा होती है। एक साइंसदान की कोशिश होती है कि वो दूसरे को गिराए, तो वो क्या करते थे जी एक्सपेरिमेंट करते थे उसके ऊपर ताकि इस एक्सपेरिमेंट को हम जो है वो गलत साबित करें और ये आगे ना जा पाए। ठीक है, तो ये जो लेविनान का काम था ना इसी जद में आया, लोगों ने इसको नहीं माना और इसका काम जो था वहीं पे स्टॉप हो गया। अब इसके 2 साल बाद एक और फिजिशियन आया, उसने भी सेम यही एक्सपेरिमेंट किया, मलेरियल पेशेंट का ब्लड लिया और उसमें उसने भी वही टिनी स्मॉल क्रिएचर को पाया। इसके भी काम को रद्द कर दिया गया। अब इस दूसरे साइंसदान लेविनान के बाद एक और आया था 2 साल बाद। अब इस 2 साल का जो साइंसदान था इसके 3 साल बाद एक और साइंसदान आया, उसने भी यही चीज़ जो थी वो नोट की और इसने क्या किया उनका ना बेसिकली ये जो 3 साल बाद आया था ना साइंसदान, इसका सिर्फ मेन काम ये था कि इसने ना लोगों की बात उनको बताई भी। ठीक है, और इसने ये जो ऑर्गेनिजम्स देखे थे ना इनको नाम दे दिया प्लाज्मोडियम का। ये जो स्मॉल टिनी क्रिएचर्स इसने देखी थी ना उसको नाम दे दिया जी प्लाज्मोडियम का। ठीक है, ठीक है, इसने क्या किया उनको प्लाज्मोडियम का नाम दे दिया। यहाँ से मैं दोबारा आपको एक दफ़ा बताती चलूँ कि 1878 में
एक फ्रेंच फिजिशियन था, आर्मी फिजिशियन था, ठीक है, जिसका नाम लेविनान था। उसने मलेरिया की वजह जानने की कोशिश की। उसने क्या किया, मलेरियल पेशेंट था, उसका ब्लड लिया और उसको अंडर माइक्रोस्कोप उसने क्या किया, सर्च किया, ठीक है। उसने देखा कि उस ब्लड के अंदर ना छोटी छोटी सी मखलूक जो कि जिंदा है वो प्रेजेंट है। उसने लोगों को बताया, लेकिन लोगों ने क्या किया जी, उसके काम को रिजेक्ट कर दिया। उसका काम यहीं पे स्टॉप हो गया। लेविनान के 2 साल बाद एक और साइंसदान आया, उसने भी सेम यही चीज़ देखी, उसके भी काम को स्टॉप कर दिया गया। अब लेविनान के 2 साल बाद आने वाले साइंसदान के भी 3 साल बाद क्या था, एक और साइंसदान आया, उसने भी यही चीज़ देखी, लेकिन उसने क्या किया जी, उसने इस जो टिनी ऑर्गेनिजम्स उसने देखे, क्रिएचर देखी, उनको नाम दे दिया प्लाज्मोडियम का, ठीक है। 19th सेंचुरी के लास्ट में ना बहुत ज़्यादा बीमारियां थी जो कि मलेरिया की वजह से हो रही थी, ठीक है। मैनी डिफरेंट काजेज ऑफ मलेरिया, बहुत ज़्यादा बीमारियां पैदा हो रही थी जिनको सिर्फ और सिर्फ मलेरिया ही कहा जा रहा था। अब इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ना 4 ऑब्जर्वेशंस निकाले कि जो मेजर ऑब्जर्वेशन है ना मलेरिया के अकॉर्डिंग वो क्या हैं जी। सबसे पहले जी जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन, कि जाहिर सी बात है कि जो मलेरिया के पेशेंट्स हैं ना, इनका और ऐसे लोगों का जो कि मार्शी एरियाज में रहते हैं, इनका कोई ना कोई रिलेशन है। क्यूनीन जो है इफेक्टिव ड्रग है फॉर ट्रीटिंग मलेरिया, जो हमने पीछे पढ़ा था कि क्यूनीन जो कि सिंकोना में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था मलेरिया को ट्रीट करने के लिए। थर्ड पॉइंट था हमारे पास कि जो लोग ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शिस डज नॉट काज मलेरिया, ये भी इन्होंने देखा कि ये जो दलदली इलाकों में, ये जो मार्शिस इलाके में जो पानी है ना, इसको पीने से मलेरिया नहीं हो रहा, ठीक है। और जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरियल पेशेंट के ब्लड में प्रेजेंट है। अच्छा जी, अब हम जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया कि ऑब्जर्वेशन से क्या निकलती थी, हाइपोथेसिस, और हाइपोथेसिस से डिडक्शन निकाले जाते थे। तो ये जो 4 ऑब्जर्वेशन इन्होंने की थी ना, इससे इन्होंने क्या किया, एक हाइपोथेसिस निकाली। हाइपोथेसिस क्या थी, इन्होंने कहा कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। इन 4 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, चारों ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए इन्होंने क्या किया, एक हाइपोथेसिस निकाली। और वो हाइपोथेसिस क्या थी कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, कि जिन जिन पेशेंट्स को मलेरिया है उनकी वजह वो प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम क्या जी, स्मॉल टिनी क्रिएचर, ठीक है। अब इसी हाइपोथेसिस को देखते हुए उन्होंने एक डिडक्शंस भी यहाँ से निकाली। डिडक्शन क्या थी, उन्होंने कहा कि जी अगर इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, अगर तो प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है, तो तमाम वो पेशेंट्स जिनको मलेरिया है ना, उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। जाहिर सी बात है जी, जब वो कह रहे हैं कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह बन रही है, तो इससे उन्होंने डिडक्शन भी यही निकाली कि अगर तो मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम ही है ना, तो हर पेशेंट जिसको मलेरिया है उसके ब्लड में लाजमी तौर पे प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट स्टेप था ना इस डिडक्शन को टेस्ट करने का, वो होता है एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया जी, 100 जो थे ना मलेरियल पेशेंट्स, उनके ब्लड को अंडर माइक्रोस्कोप एग्जामिन किया, ठीक है, फॉर द पर्पज़ ऑफ हैविंग अ कंट्रोल ग्रुप। ये चीज़ थी कंट्रोल ग्रुप, और एक था हमारे पास ठीक है। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि इन्होंने ना 100 मलेरियल पेशेंट्स जो थे उनके ब्लड को अंडर एग्जामिन किया माइक्रोस्कोप में। अब ये कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो था ना, इसको भी देखते हुए इन्होंने क्या किया जी, अगर 100 मलेरियल पेशेंट का ब्लड लिया है तो 100 ही इन्होंने हेल्थी पर्सन जो हैं उनके ब्लड को भी अंडर एग्जामिन रखा माइक्रोस्कोप के नीचे। अच्छा जी, अब जो इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद जो रिजल्ट्स हमारे सामने आए ना, ऑलमोस्ट जितने भी जो थे ना हमारे पास मलेरियल पेशेंट, उन सब के ब्लड में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था, ठीक है, मलेरियल पेशेंट के। लेकिन ये जो हेल्दी पर्सनस का ब्लड हमने रखा था ना, उन हेल्दी पर्सन में से 7%, मतलब कि 100 में से 7% ऐसे थे जिनके ब्लड में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है जी कि हेल्दी के 7 में भी प्रेजेंट है और उन 100 के 100 में भी प्रेजेंट है। बेसिकली ये ना इंक्यूबेशन पीरियड का जिक्र आ जाता है यहाँ पे, कि जो हेल्दी पर्सन का जो ब्लड है ना, वो अंडर इंक्यूबेशन पीरियड में आ जाता है। अब इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, बेसिकली ये वो पीरियड होता है कि जब एक पैरासाइट किसी भी होस्ट की बॉडी में दाखिल हो जाता है ना, दाखिल होने के बाद वो बीमारी नहीं फैलाता, लेकिन वो क्या करता है,
अपनी सिम्टम्स शो करना स्टार्ट कर देता है। ऐसा पीरियड जहाँ पे उसको डेफिनेट डिजीज़ अभी स्टार्ट नहीं होती लेकिन उसकी सिम्टम्स स्टार्ट हो जाती हैं, तो उसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, तो इस रिज़ल्ट से हमें ये पता, इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये रिजल्ट्स मिले कि बेसिकली ये जो हाइपोथेसिस थी ना कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, ये बिल्कुल ठीक थी। ठीक है, नेक्स्ट बायोलॉजिकल जो प्रॉब्लम थी उसको देखते हैं कि हाउ प्लाज्मोडियम गेट इनटू द ब्लड ऑफ मैन। कि अच्छा जी, ये तो हमने बात यहाँ पे साबित कर दी कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। अब हमारा साबित करना ये था या फिर हमारा देखना ये था कि प्लाज्मोडियम किस किस तरह से एक आदमी के या एक इंसान के ब्लड में शामिल हुई है। ठीक है, इस चीज़ को भी देखने के लिए डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस किए गए। ठीक है, अब वो डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस क्या थे जी? मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मार्शिस। ठीक है, ये जो दलदली इलाके हैं ना, इससे कोई ना कोई ताल्लुक है मलेरिया का। वो कहते हैं ड्रिंकिंग ऑफ मार्शिस डज नॉट कॉज मलेरिया, जबकि वहाँ के पानी पीने से भी मलेरिया नहीं होता। तो ये क्या चीज़ है? अब इस चीज़ को देखने के लिए ना कि मलेरिया का ताल्लुक है मार्शिस से, लेकिन मार्शिस के पानी पीने से मलेरिया नहीं हो रहा, इस चीज़ को देखने के लिए, इन ऑब्जर्वेशंस को देखने के लिए AFA किंग आया। ठीक है, ठीक है, तो AFA किंग ने क्या किया जी? इन दो ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए उसने अपने भी 20 ऑब्जर्वेशंस दिए। अब उसके जो थे ना इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस किंग के, वो कुछ इस तरह से थे। क्या थे? वो कहता है कि जी जो पीपल अंदर अपने घरों में सोते हैं ना, उनको कम मलेरिया होता है एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जो कि बाहर सोते हैं। ठीक है, एक उसका ये ऑब्जर्वेशन था। दूसरा उसका ऑब्जर्वेशन ये था कि वो लोग जो फाइन नेट्स का यूज़ करते हैं, मतलब कि जाली का यूज़ करते हैं, मच्छरदानियों का यूज़ करते हैं, उन लोगों को मलेरिया कम होता है एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के कि जो कि इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, और तीसरा उसने ये कहा था कि वो लोग, वो अफराद जो कि स्मोकी फायर एरिया में रहते हैं, मतलब कि ऐसे जो अपने सोने से पहले अपने नज़दीक कहीं आग वगैरह जला लेते हैं या स्मोक वगैरह प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो उन लोगों को कम मलेरिया होता है एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जिन जो लोग ये काम नहीं करते। ठीक है, तो ये 3 जो ऑब्जर्वेशंस थे ना, ये AFA किंग के थे। अब सेम एज़ इट इज़, जैसे पीछे ऑब्जर्वेशन से हाइपोथेसिस निकली, हाइपोथेसिस से डिडक्शन निकले, इसी तरह यहाँ पे भी क्या होगा जी? इन्हीं ऑब्जर्वेशन से क्या होगा जी? हम हाइपोथेसिस निकालेंगे। अब इन 3 ऑब्जर्वेशन से क्या हाइपोथेसिस निकली थी? मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व्ड इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। इससे हाइपोथेसिस ये निकली थी कि बेसिकली जो मच्छर है ना, वही प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र करने की सबसे बड़ी वजह है, और इसी की वजह से क्या है? मलेरिया फैल रहा है। ठीक है, अब ये जो हाइपोथेसिस थी, इससे डिडक्शन क्या निकलनी है वो भी हम देख लेते हैं जी। अब वो कहते हैं कि जी फॉलोइंग डिडक्शंस जो कि इस हाइपोथेसिस से ड्रा की, वो ये थी: अ मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट। अब हाइपोथेसिस हमारे पास ये थी कि मच्छर की वजह से जो है ना, क्या हो रहा है? प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट हो रहा है और इसी की वजह से मलेरिया बढ़ रहा है। डिडक्शन ये है कि प्लाज्मोडियम अगर मच्छर की वजह से हो रहा है ना, तो फिर मॉस्किटो के अंदर भी प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होना चाहिए। या फिर आप ऐसे कह लें कि एक मॉस्किटो जो है वो प्लाज्मोडियम किस तरह से एक मलेरियल पेशेंट में होता है। अ मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट, कि एक मलेरियल पेशेंट को बाइट करने से मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम कैसे आता है। ठीक है जी, अब जैसे हमने वहाँ ऑब्जर्वेशन से हाइपोथेसिस देन डिडक्शन और फिर एक्सपेरिमेंट किए थे ना, इसी तरह यहाँ भी ऑब्जर्वेशन से हमने हाइपोथेसिस निकाली, डिडक्शन बनाया, और अब इस पे एक्सपेरिमेंट करना है। ओके जी, अब इस पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए ना रोनाल्ड रोस साइंसदान था। ठीक है, इसने एक्सपेरिमेंट किया था इन हाइपोथेसिस और डिडक्शंस पे। ये आप लोगों का ना लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाता है कि राइट द वर्क ऑफ रोनाल्ड रोस, या फिर आप रोनाल्ड रोस के जो एक्सपेरिमेंट हैं उस पर रोशनी डालें। ठीक है, तो इसी डिडक्शन को टेस्ट करने के लिए रोनाल्ड रोस आया, जो कि एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था। इसने 1880 में इंडिया में वर्क किया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स पे। ठीक है, इसने क्या किया जी? इसने एक एनोफिलस मॉस्किटो ली। एनोफिलस बेसिकली एक फ़ीमेल मॉस्किटो थी। ठीक है, फ़ीमेल मॉस्किटो को इसने कहा कि ये मलेरियल पेशेंट को बाइट करे। अब जब एनोफिलस मॉस्किटो ने मलेरियल पेशेंट को बाइट किया ना, तो इसने कुछ दिन मॉस्किटो को अपने पास रखा, और उसके बाद क्या किया जी? उसको किल कर दिया, उस मॉस्किटो को कत्ल कर दिया। ठीक है, उस मॉस्किटो को जब इसने किल किया,
तो इसने क्या देखा, इसने देखा कि जो हमारे पास मॉस्किटो था ना उसके स्टमक में प्लाज्मोडियम बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कि उसकी डिवीजन हो रही है। ठीक है, रोनाल्ड रोस ने क्या किया, एक फीमेल मॉस्किटो जिसका नाम एनोफिलस मॉस्किटो था, इसने उसको मलेरियल पेशेंट पे बाइट करवाया और कुछ दिनों के बाद इसने क्या किया जी, उस मॉस्किटो को किल कर दिया। किल करने के बाद इसने देखा कि मॉस्किटो के स्टमक में ना बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई हो रहा है प्लाज्मोडियम। ठीक है, अब जो इसने क्या किया जी, मॉस्किटो जो फीमेल मॉस्किटो होती है ना बेसिकली उसको मैमल्स और बर्ड्स के जो ब्लड है ना उसी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि उसके जो अंदर अंडे होते हैं ना उनको मेच्योर होना होता है। तो फीमेल मॉस्किटो को बेसिकली ब्लड किसी भी मैमल के या बर्ड के ब्लड की ज़रूरत ही इसलिए पड़ती है क्योंकि उसने अपने अंडों को मेच्योर करना होता है। ओके जी, तो ये था हमारे पास रोनाल्ड रोस ने जो काम स्टार्ट किया। उसके बाद जी नेक्स्ट जो लॉजिकल एक्सपेरिमेंट था ना, इसने क्या किया, एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो लिया, ऐसा मॉस्किटो जिसके अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था। इसने ना करना ये होना ये चाहिए था कि ये एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो लेता और उसको हेल्दी पर्सन पे बाइट करवाता। अगर तो हाइपोथेसिस हमारे पास ये वाला ट्रू होता ना, तो हमारे पास जो हेल्दी पर्सन है ना उसके अंदर प्लाज्मोडियम चला जाना चाहिए था और उस बंदे को मलेरिया हो जाना चाहिए था। लेकिन जो साइंटिस्ट होते हैं ना वो अवॉइड करते हैं ह्यूमन बींग्स पे कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से। ठीक है, कि कोई जानलेवा ना हो, कोई नुकसान ना हो, तो ये क्या करते हैं, बर्ड्स या मैमल्स पे उसको ट्राई करते हैं। तो रोनाल्ड रॉस ने भी सेम एज इट इज़ इसने भी ऐसे ही किया। इसने क्यूलेक्स मॉस्किटो लिया। ठीक है, ये भी एक फीमेल मॉस्किटो था। क्यूलेक्स मॉस्किटो लिया और इसने क्या किया, एक ऐसी स्पैरो पे उसको बाइट करवाया जिसको मलेरिया था। फीमेल मॉस्किटो जिसका नाम क्यूलेक्स था, इसने उसको लिया और स्पैरो को बाइट करवाया जिसको मलेरिया था। अच्छा जी, उसके बाद इसने जब उसको बाइट करवा लिया तो इसने कुछ दिनों बाद उन मॉस्किटोज़ को किल किया। बहुत स्टडी करने के बाद ना इसने उन मॉस्किटोज़ को किल किया तो सेम एज इट इज़ इसने वही चीज़ पाई कि जो प्लाज्मोडियम है ना उनकी मॉस्किटोज़ की स्टमक की वाल के साथ ना बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह जब वो स्टमक की वाल से मल्टीप्लाई होते हैं तो वो उनके सिलेवरी ग्लैंड्स तक पहुंच जाते हैं। और जब एक मच्छर किसी भी हेल्दी पर्सन को या किसी भी चीज़ को बाइट करता है ना, तो वो सिलेवरी ग्लैंड से क्या करता है, पहले अपने अंदर का प्लाज्मोडियम उसके अंदर इंजेक्ट करता है और देन उसका ब्लड सक करता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगी इस तरह से कि फॉर एग्जांपल देखें ना, हमारे मुंह में पानी है पहले से, ठीक है, और हम और पानी पीना चाह रहे हैं। अगर हमारे मुंह में पानी है तो या तो हम पहले उसको पियेंगे या फिर उसको बाहर फेंकेंगे, तभी हम जो है और पानी पी सकेंगे। तो सेम एज इट इज़ जो मच्छर होते हैं ना उनके मुंह के अंदर सलाइवा होता है। ठीक है, अब वो सलाइवा या तो वो निकालेंगे बाहर या वो खुद अपने अंदर लेके जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, मच्छर अपने सलाइवा को किसी भी पर्सन के अंदर या जिस भी चीज़ को उन्होंने बाइट करना होता है उसके अंदर डालते हैं और देन वो क्या करते हैं, ब्लड सक करते हैं। ठीक है, और वो जो सलाइवा किसी भी चीज़ के अंदर डालते हैं ना जिसको उन्होंने बाइट करना होता है उसके अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होता है। और वो प्लाज्मोडियम क्या होता है जी, ह्यूमन के अंदर या किसी भी मैमल के अंदर, बर्ड के अंदर चला जाता है जिसकी वजह से मलेरिया बनता है। ठीक है, तो इसने क्या किया था, क्यूलेक्स मॉस्किटो ली थी, उसको एक सफरिंग स्पैरो पे को बाइट करवाया था, जिससे क्या हुआ था जी, इसने मॉस्किटोज़ को किल किया और इसने देखा कि मॉस्किटो की जो स्टमक की वॉल है ना उसमें बहुत ज़्यादा जो प्लाज्मोडियम है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, और उनके इसी तरह मॉस्किटो के स्लेवरी ग्लैंड्स तक पहुंच जाते हैं। अब इसने क्या किया, इसने कुछ और मॉस्किटोज़ लिए, जिंदा मॉस्किटोज़ लिए। ठीक है, और इसने हेल्दी स्पैरो पे उनको बाइट करवाया। अब जो रोज़ था ना उसने देखा कि जो स्लाइवा होता है ना इन्फेक्टेड मॉस्किटो का, उसके अंदर प्लाज्मोडियम था। ठीक है, जब ये एंटर होता है ना स्पैरो की बॉडी के अंदर या स्पैरो के ब्लड के अंदर, तो ये इसने देखा कि जो हेल्दी स्पैरो थी ना उसको भी मलेरिया हो गया। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद ना अब उसने क्या किया जी, हाइपोथेसिस को डायरेक्ट ह्यूमंस पे अप्लाई किया। 1898 में इटालियन बायोलॉजिस्ट उन्होंने अलाउ किया कि एनोफिलस मॉस्किटो को बाइट करवाते हैं जी मलेरियल पेशेंट पे। ठीक है, उन्होंने एनोफिलस मॉस्किटो को बाइट करवाया मलेरियल पेशेंट पे। तो जो और कुछ दिन मॉस्किटोज़ को रखने के बाद उन्होंने देखा, उन्होंने बाइट करवा दिया एक हेल्दी पर्सन पे, जिसको क्या हो गया जी, वो जो हेल्दी पर्सन था वो भी मलेरिया, उसको भी मलेरिया हो गया। इससे कंफर्म हो गया कि बेसिकली ये जो मलेरिया की बीमारी है ना ये मॉस्किटो की वजह से ही ट्रांसमिट हो रही है। क्यों? क्योंकि मॉस्किटो के अंदर जो है ना वो मॉस्किटो के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है और यही प्लाज्मोडियम क्या करता है, मलेरिया को
स्प्रेड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें डायग्राम के ज़रिए उन्होंने बताया कि स्पैरो इल विद मलेरिया, क्यूलेक्स मॉस्किटो ने इसको बाइट किया, फिर इसी मच्छर से उन्होंने हेल्दी स्पैरो को बाइट करवाया और जो हेल्दी स्पैरो थी उसको भी मलेरिया हो गया। यहाँ पे मैन की उन्होंने एग्जांपल दिया है कि एक मैन जिसको मलेरिया है उसको एनोफिलस ने बाइट किया और उसी एनोफिलस ने फिर एक हेल्दी पर्सन को बाइट किया और हेल्दी पर्सन को भी क्या है, मलेरिया हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने याद ये रखना है कि स्पैरो को बाइट करने वाला जो मच्छर था फीमेल वो क्यूलेक्स था और जो मैन को बाइट करने वाला मच्छर था वो एनोफिलस था। दोनों फीमेल ही थे, लेकिन स्पैरो को बाइट करवाया क्यूलेक्स से और मैन को बाइट करवाया एनोफिलस से। ठीक है, तो ये था जी हमारा मलेरिया का टॉपिक एज अ स्टोरी। आप इसको याद करें। ये भी यहाँ पे ये जो बॉक्स में बताया ना, ये बेसिकली ये बताया हुआ है कि जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी कि अगर हमारे मुंह में कोई बाइट है ना, पहले से कोई भी निवाला है या हमारे मुंह में पानी है और हम और पीना चाहते हैं, तो या तो हमें अपने मुंह का पानी बाहर निकालना होगा या उसको अंदर पीना होगा, तभी हम जो है ना पानी पी सकते हैं। तो इसी तरह मच्छर जो होता है ना उसके माउथ के अंदर ना सलाइवा होता है, तो वो क्या करता है जब भी किसी जानदार को काटता है, बाइट करता है ना, तो वो अपना सलाइवा उसके अंदर इंजेक्ट करता है और देन इंजेक्ट करने के बाद जब उसका मुंह खाली हो जाता है तब वो क्या करता है, ब्लड सकिंग करता है। और इसी जो वो सलाइवा किसी भी इंसान या मैमल के अंदर इंजेक्ट कर रहा होता है ना, उससे मैमल को क्या होता है जी, इचिंग होना स्टार्ट हो जाती है, एलर्जिक रिएक्शन हो जाते हैं। ठीक है, मतलब खारिश होना स्टार्ट हो जाती है, एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, कुछ घंटों तक होती रहती है। तो ये वजूहात हैं जो कि मलेरिया का काज बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास था थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल क्या होता है, इसी के साथ हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है जी कि जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हाइपोथेसिस करते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस पे हाइपोथेसिस होती हैं, हाइपोथेसिस पे हम डिडक्शंस करते हैं, डिडक्शंस पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अगर हमारे एक्सपेरिमेंट्स अच्छे से हो जाएं, मतलब कि हम अपने डिडक्शन को गलत साबित ना कर सके, तो उन एक्सपेरिमेंट्स को थ्योरी का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब एक हाइपोथेसिस पे हम रिपीटेड नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना और हम नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उसको गलत साबित नहीं कर पाते, तो जो बायोलॉजिस्ट होते हैं ना उनका कॉन्फिडेंस हाइपोथेसिस पे बढ़ जाता है कि जी ये बिल्कुल ठीक है और ये गलत नहीं है, हम सही जा रहे हैं। ठीक है, तो इस हाइपोथेसिस को वो थ्योरी का नाम दे देते हैं। बेसिकली थ्योरी हमारे पास एक ऐसा हाइपोथेसिस होता है जिस पे अगेन एंड अगेन हमने टेस्ट किया होता है। ठीक है, टेस्ट करने के बावजूद भी हम उसको गलत नहीं साबित कर सकते, ऐसी चीज़ को हम थ्योरी कहते हैं। ठीक है, थ्योरी हमारे पास डिफरेंट होती हैं, हार्डी विंगबर्ड थ्योरी है, ठीक है, और इवैल्यूएशन थ्योरी है। तो ये थ्योरीज जिनको हम गलत नहीं साबित कर पाते, जो कि मैंने पीछे भी आपको बताई थी, डार्विन की थ्योरी, थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लॉ और प्रिंसिपल की। ठीक है, अब जब थ्योरी को साबित नहीं ना कर पाते, तो थ्योरी को भी गलत साबित करने के लिए हम क्या करते हैं जी, बार बार उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन एक थ्योरी पे बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बावजूद हम उस थ्योरी को नहीं गलत साबित कर पाते, तो वो हमारे पास लॉ और प्रिंसिपल बन जाता है। ठीक है, बेसिकली लॉ और प्रिंसिपल हमारे पास एक ऐसी खिदमत होती है, एक ऐसी थ्योरी होती है जिसमें कोई शक नहीं होता, कोई गुंजाइश नहीं होती कि ये गलत है, उस पे हम कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है और हम इसको पूरी जो है ना दुनिया में इसको लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जी, कहते हैं इफ़ अ थ्योरी सर्वाइव सच अ डाउटफुल अप्रोच एंड कंटिन्यू टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, ठीक है, इट बिकम अ लॉ और प्रिंसिपल। साइंटिफिक लॉ बेसिकली एक यूनिफॉर्म और कॉन्स्टेंट फैक्ट होता है नेचर का। ठीक है, ये एक इरिफ्यूटेबल थ्योरी होती है, मतलब एक ऐसी थ्योरी होती है जिसको हम कभी भी चाह कर भी गलत साबित नहीं कर पाते। डिफरेंट लॉज है हमारे पास, जैसे कि मेंडलीव्स लॉ है, हार्डी विंगबर्ड लॉ है, तो ये लॉज की एग्जांपल हैं जो कि हमने पूरी दुनिया में इसको लागू करना होता है। ठीक है, यहाँ पे एक चार्ट आपके सामने दिया गया है जी, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व किया जाता है फोकस सेंसिस करके। ब्रेन ये जो है हमारे दिमाग से सोचा जाता है, उसको एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, उस पर ऑब्जर्वेशंस किए जाते हैं और ऑब्जर्वेशंस में हम जो हैं आंसर्स देते हैं किस तरह से ये ठीक है या नहीं। अगर वो ठीक हो जाते हैं तो हाइपोथेसिस की तरफ मूव कर जाते हैं, हाइपोथेसिस से डिडक्शन, डिडक्शन से फिर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, एक्सपेरिमेंट दो तरह के होते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और कंट्रोल ग्रुप होता है। ठीक है, फिर हमारे पास उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को डाटा ऑर्गेनाइजेशन और डाटा एनालिसिस के ज़रिए हम उनको क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जी हम डाटा ऑर्गेनाइजेशन और डाटा एनालिसिस क्या होता है हमारे पास। ठीक है,
तो डाटा बेसिकली हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है जैसे कि नाम, डेट्स, वैल्यूज़, जो कि हम ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स से निकालते हैं। डाटा बेसिकली हमारे पास एक ऐसी चीज़ होती है, हमारे पास वो चीज़ होती है जिसको हम ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है जैसे कि नाम होते हैं, इसमें डेट्स होती हैं और वैल्यूज़ वगैरह होती हैं। ठीक है, उसके बाद ये डाटा ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। जब डाटा हम देख लेते हैं ना तो इसको ऑर्गेनाइज किस तरह से करते हैं। ठीक है, जब हमारे पास हाइपोथेसिस पर टेस्ट किए जाते हैं ना तो साइंटिस्ट जो होते हैं वो अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स। ठीक है, टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, मैप्स और डायग्राम्स की बेस पे इनको क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज करने के बाद अब इसका एनालिसिस उन्होंने करना होता है। जैसे हमने पढ़ा ना कि डाटा बेसिकली नाम होते हैं, चार्ट्स होते हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो जब इन्हीं नाम को एक तरतीब से रखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स, टेबल्स, फ्लो चार्ट्स और मैप्स की या डायग्राम्स की शक्ल में, तो इसको डाटा ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। अब डाटा एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, डाटा एनालिसिस बेसिकली ये हमारे पास किसी भी हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट के ज़रिए प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, किसी भी हाइपोथेसिस पे जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसको गलत या सही साबित करने की कोशिश करते हैं ना तो इस कोशिश को बेसिकली डाटा एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, ये जो डाटा एनालिसिस है ना ये स्टैटिस्टिक मेथड्स के ज़रिए होती है। अब पीछे भी हमने पढ़ा था स्टैटिस्टिक मेथड्स क्या होते हैं। ठीक है, बेसिकली स्टैटिस्टिक मेथड्स दो तरह के होते हैं, रेशो और प्रोपोर्शन। ठीक है, जब भी हम दो नंबर्स को या दो क्वांटिटीज़ को आपस में ज्वाइन करते हैं ना तो वो एक कोशेंट की फॉर्म में हम उनको लिखते हैं, मतलब कि डिवीजन की फॉर्म में। जब भी हम दो वैल्यूज़ को या दो नंबर्स को आपस में रिलेट करते हैं ना तो उनको हम कोशेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम कहते हैं रेशो या रेशो कहते हैं एक नंबर का दूसरे नंबर से। फॉर एग्जांपल हम रेशो को एक्सप्रेस करते हैं जी इस तरह, डिवीजन से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर दो कोलन। ठीक है, ये बेसिकली डिवीजन ही होती है, हमारे पास तकसीम का एक अमल होता है। ठीक है, क्या तो हम इसको डिवीजन से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कॉलन से रिप्रेजेंट करते हैं दो नंबर्स को। फॉर एग्जांपल जी मैं कहती हूँ कि हमारे पास 5 मलेरियल पेशेंट हैं और जो है 150 नॉर्मल पेशेंट है। क्या मैंने कहा 5 मेरे पास मलेरियल पेशेंट है और 150 क्या है, नॉर्मल पेशेंट है। इन दोनों की रेशो इसको हम डिवीजन से या फिर इस तरह कॉलन से। अब 5 1 ज़ार 5 और 5 3 ज़ार क्या होते हैं हमारे पास, ठीक है 50 यहाँ पे कर लें। 50 हमारे पास मलेरियल पेशेंट हैं और जो 150 हैं वो क्या है, नॉर्मल पेशेंट है। तो इनकी जो हमारे पास रेशो है ना 1:3 होगी। कैसे, 50 1 ज़ार 50 और 53 ज़ार 150। ठीक है, तो ये थी हमारे पास डिवीजन का मेथड, इसको कहते हैं रेशो। और प्रोपोर्शन क्या होता है जी, जब प्रोपोर्शन का मतलब होता है टू ज्वाइन टू इक्वल रेशोज बाय द साइन ऑफ इक्वालिटी। जब हम दो रेशोज को आपस में ज्वाइन कर देते हैं बाय द साइन ऑफ इक्वालिटी। आप यहाँ पे देखें, एक रेशो ये, एक रेशो ये, अगर मैं इसको इस तरह से ज्वाइन करूँ तो ये इक्वल का साइन बनता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन। इसमें हम क्या करते हैं, जब दो इक्वल रेशोज को ज्वाइन कर देते हैं विद द साइन ऑफ इक्वालिटी, इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें जी, मैं कहती हूँ A/B है मेरे पास। ठीक है, और C/D है। अब इन दोनों रेशोज़ को मैंने ज्वाइन करना बाय द साइन ऑफ इक्वालिटी। इनको हम इक्वल से भी रिप्रेजेंट करते हैं और हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, 4 डॉट लगा के। क्लियर है। और यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर इन चारों में से अगर हमें 3 की वैल्यू पता है और 1 की वैल्यू हमें नहीं पता तो हम उस जो चौथा है ना हमारे पास, ठीक है, जिसको हम x का नाम दे दें, उसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जी मैंने क्या कहा कि अगर हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं और उनमें से हमें 3 मालूम है और जो फोर्थ वन है हमें मालूम नहीं है कितनी है, तो हम उसको बहुत आसानी से क्या करते हैं जी, फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट प्रोपोर्शन मैं कहती हूँ जी, मेरे पास फर्स्ट जो प्रोपोर्शन है ना वो क्या है, मेरे पास है 14:20, मतलब कि 20 पेशेंट्स हैं जिनमें से 14 को मलेरिया है। और सेकंड जो मेरे पास प्रोपोर्शन है ना वो ये है कि मेरे पास एक्स पेशेंट्स हैं 100 में से। ठीक है, 100 हमारे पास जो हैं वो नॉर्मल पेशेंट्स हैं जिनमें से एक्स को मलेरिया है। मुझे नहीं पता कितने बंदों को मलेरिया, तो मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी। मैं क्या करूँगी जी, इनको सबसे पहले प्रोपोर्शन के ज़रिए, इक्वालिटी के साइन के ज़रिए इनको जोड़ूंगी। ठीक है, मैं 14/20 भी लिख सकती हूँ, इस तरह से 14/20 भी लिख सकती हूँ और x/100 भी लिख सकती हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि ये जो रेशो है ये किसके इक्वल है, डिवीजन के इक्वल है। इस तरह डिवीजन के इक्वल है।
तो देखें जी, मैंने यहाँ पे x फाइंड आउट करना है। x/100 इज इक्वल टू 14/20। ठीक है, मैं x को साइड पे रखूँगी, 14/20 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, ये 0 इससे कट हो जाएगा, 2 5 10 होता है। ठीक है, जब मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी, 14 को मल्टीप्लाई करूँगी ना 5 से, तो मेरे पास आंसर आएगा 70। इसका मतलब है x की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, 70। यहाँ पे जो इन्होंने कहा कि जो 100 पेशेंट्स हैं उनमें से एक्स पेशेंट्स जो हैं उनको मलेरिया, तो इसका मतलब है कि 70 आउट ऑफ 100 जो स्पैरोज़ हैं उनको मलेरिया है। ठीक है, तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक मलेरिया से रिलेटेड। तो अगर आपको समझ आई है इस टॉपिक की तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियोस को लाइक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।